गाइज चलिए एम कुमार फिजियो वाला में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम चैप्टर लेकर आए हैं कोशिका यानी कि सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए सेल के बारे में समझेंगे कि सेल है क्या। तो हम लोग कहते हैं कि यूनिट है, ठीक है। से कोशिका हमारे शरीर का सबसे यूनिट ऑफ सेल यानी कि इकाई, सबसे छोटी इकाई है। ये नहीं है कि सबसे छोटा पार्ट है। हमारे बॉडी के सबसे छोटी इकाई कौन है? कोशिका है, ठीक है। इकाई कहेंगे इसको, यूनिट ऑफ सेल कर सकते हैं, ठीक है। इसका नाम है, वैज्ञानिक नाम है साइटो। ऐसे हम लोग कोशिका को सेल कहते हैं, लेकिन इसका वैज्ञानिक नाम है साइटो। इसके अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। इनका खोज कौन किए थे? जनक है रॉबर्ट हुक। और जीवित कोशिका का खोज किए थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है। तो मरी हुई कोशिका का खोज किए थे रॉबर्ट हुक। अगर जनक पूछेगा तो रॉबर्ट हुक बताएंगे, लेकिन जीवित कोशिका का खोज कौन किए थे ये पूछेगा तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। और स्लाइडेन एवं स्वान वैज्ञानिक ने कहा था कि हमारे शरीर है जो अरबों खरबों कोशिका से मिलकर के बना है। तो इसका सिद्धांत कौन दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने, ठीक है। अगर सबसे छोटी कोशिका पूछेगा ओवरऑल वर्ल्ड में यानी कि पूरी दुनिया में सबसे छोटी कोशिका पूछेगा तो माइकोप्लाज्मा बताएंगे। और ओवरऑल वर्ल्ड में यानी कि सबसे बड़ी कोशिका पूछेगा पूरी दुनिया में तो शुतुरमुर्ग का अंडा बताएंगे, ठीक है। और फिर देखिए मानव में सबसे छोटा पूछेगा तो स्पर्म यानी कि मेल का स्पर्म शुक्राणु बताएंगे। और मानव में सबसे बड़ा पूछेगा तो ओवम यानी कि स्त्री का अंडाणु होगा, ठीक है। मानव में सबसे लंबा पूछेगा तो न्यूरॉन होगा जो ब्रेन में पाया जाता है। देखिए बड़ा और लंबा में क्या अंतर है? हमारा दिल्ली का लाल किला है जो एक बड़ा है, लेकिन कुतुब मीनार है वो लंबा है, ठीक है। तो लंबा में पूछेगा मानव में लंबा कोशिका तो न्यूरॉन बताएंगे जो ब्रेन में पाया जाता है। विभाजित रहित कोशिका यानी न्यूरॉन हो जाएगा। यानी विभाजित रहित का मतलब होता है, देखिए अगर एक जगह की कोशिका हमारा, अगर इस उंगली की कोशिका अगर यहाँ की मर जाती है तो बगल वाली कोशिका क्या करता है? उसको दो भाग में बढ़ जाता है और वहाँ की मरी हुई कोशिका के जगह पर क्षतिपूर्ति को क्या करता है? पूर्ति करता है। तो उसको विभाजन कहते हैं। एक से टूट करके दो हो गया, उसको विभाजन कहते हैं। तो न्यूरॉन जो ब्रेन है उसमें विभाजन नहीं होता है। तभी आपको पुलिस बोलता है कि आप हेमलेट लगा करके चलिए। अगर आपको सर में चोट लग गया और वहां की कोशिका मर गई तो वो दोबारा विभाजित नहीं कर पाएगी और आपको डेथ हो सकता है, ठीक है। तो विभाजित रहित यानी कि किसमें विभाजन नहीं होता है? तो न्यूरॉन में नहीं होता है। सबसे तेज विभाजन किसमें होता है? तो सबसे तेज विभाजन लीवर में होता है, ठीक है। अगर आपका लीवर कट भी जाता है तो वो दोबारा है जो क्या कर लेगा? सही कर लेगा। जैसे देखिए कोशिका समझेंगे कि हमारा बॉडी का निर्माण कैसे हुआ है कोशिका से, ठीक है। तो जैसे देखिए जिस तरह से यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं ईंट अगर आपको घर बनाना है तो ईंट का जरूरत पड़ता है। तो बहुत सारे ईंट को सिस्टमेटिक ढंग से अगर हम तैयार कर देते हैं तो वो दीवार का निर्माण करता है। और सब दीवार को मिला देंगे तो वो कमरा बना देगा, रूम बना देगा। और सब रूम को अगर मिला देते हैं तो वो क्या करता है? घर बनाता है। उसी तरह हमारा शरीर है, ठीक है। बहुत सारे कोशिका मिल करके टिश्यू यानी कि ऊतक बनाएगा। अब बहुत सारे ऊतक मिल करके अंग यानी कि ऑर्गन बनाएगा। जैसे हमारा लिवर हो गया, हाथ हो गया, पैर हो गया, ये सब क्या है? अंग है। अब बहुत सारे अंग मिल करके क्या बनाएंगे? एक शरीर का निर्माण करेंगे। क्या चीज का? एक बॉडी का निर्माण करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इतना देख लिए कोशिका के बारे में। अब आगे चलते हैं। आगे देखिए आगे हमारा है, जैसे देखिए कोशिका झिल्ली जिसको सेल मेम्ब्रेन भी हम कहते हैं, ठीक है। कोशिका झिल्ली पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है, यानी कि पेड़ पौधों में भी पाया जाता है और जंतु में भी पाया जाता है, ठीक है। यह बना होता है प्रोटीन का बना होता है। ये देखिए कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं। जैसे देखिए कोशिका में बहुत सारे चीज पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन आप अगर सब्जी मंडी में सब्जी लेने जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं ना कि धनिया ले लिए, मिर्चाई ले लिए, भिंडी ले लिए, तो आप एक झिल्ली मांगते हैं कि आप झिल्ली दे, जिसमें आप क्या करते हैं? उसको टांगते हैं, सब रख लेते हैं। तो वही होता है कोशिका झिल्ली, यानी कि कोशिका के बाहरी जो इसी में झिल्ली रहता है, इसी में सारा चीज रहता है हमारा कोशिका ही सब। तो कोशिका झिल्ली किसमें पाया जाता है? पादप यानी कि पेड़ पौधों में भी और जंतु यानी कि एनिमल्स में भी, ठीक है। देखिए कोशिका भित्ति, अगर आप ज्यादा सामान ले लेते हैं तो आप बोलते हैं ना कि हमको 2 को डबल झिल्ली दे दीजिए जिसमें कि वो टूटे उटे न ज्यादा हो जाता है, तो ठीक है। तो देखिए कोशिका भित्ति यानी कि सेल वाल जिसको कहते हैं ओनली प्लांट में पाया जाता है, ठीक है। पेड़ पौधे में पाया जाता है, ठीक है। क्योंकि पेड़ पौधा सब चीज बड़ा बड़ा सेल होता है उसमें, तो उसको दोहरी झिल्ली की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो कोशिका भित्ति अगर पूछेगा तो कहाँ पाया जाता है? तो सिर्फ पादप में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली पूछेगा तो पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है, ठीक है। देखिए
ये होता है जो सेलुलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति किस चीज का बना हुआ होता है? सेलुलोज का। और कोशिका झिल्ली पूछेगा तो प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। तो कोशिका भित्ति में आते हैं, ये सेलुलोज का बना होता है। जैसे देखिए हमारा जो पेपर पर लिख रहे हैं, पेपर भी किस चीज का बना हुआ है? सेलुलोज का बना हुआ है, ठीक है। हम रबर से, पेंसिल से लिखते हैं तो रबर से मिटाते हैं, वो भी किस चीज का बना हुआ रहता है? सेलुलोज का बना हुआ रहता है। अगर हम पैसा गिनते हैं, नोट रहता है हमारा, वो भी किस चीज का बना हुआ रहता है? सेलुलोज का बना हुआ रहता है, ठीक है। इसका काम क्या है? सुरक्षा तथा आकार प्रदान करता है, ठीक है। कोशिका को क्या करता है? बाहर से सुरक्षा और आकार प्रदान करता है। जैसे देखिए फिर हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया, इसके बारे में देखते हैं। जैसे देखिए ये हमारा कोशिका झिल्ली हो गया, ठीक है। ये हमारा कोशिका झिल्ली हो गया, इसी में हमारा माइटोकॉन्ड्रिया भी रहता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया रहता है। इसी में हमारा गोल्जी बॉडी रहता है, वैक्यूल्स रहता है और बहुत सारा चीज रहता है। आगे आपको धीरे धीरे सब बताएंगे, ठीक है। पहले माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देख लेते हैं। देखिए इसको हिंदी में हम लोग सूत्र कणिका कहते हैं। क्या कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के हिंदी में? सूत्र कणिका। इन माइटोकॉन्ड्रिया के खोज कौन किया था? अल्टमैन ने इनका खोज किया था। ये क्या करता है? हमारे ब्लड में जा करके जब सांस लेते हैं तो क्रेब्स चक्र चलता है। जब सांस हम लेते हैं तो हमारे अंदर है जो माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र चलता है, जिससे 38 एटीपी का निर्माण होता है। 38 एटीपी मिल करके एक ग्लूकोज का निर्माण करता है। ग्लूकोज क्या कहता है? हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, यानी कि पावर हाउस। हमारे बॉडी को पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। क्या कहता है? ऊर्जा प्रदान करता है हमारे शरीर में, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब पावर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देख लिए। अब गोल्जी बॉडी क्या है? परिवहन का काम करता है। गोल्जी बॉडी, इसका खोज कौन किए थे? कैमेलियो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था, गोल्जी बॉडी का, ठीक है। गोल्जी बॉडी का ये परिवहन का काम करता है। जैसे मतलब हम देख लेते हैं कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है? ऊर्जा का निर्माण कर रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, कोई व्यक्ति काम कर रहा है, वो थक जाता है, तो वहाँ पे ऊर्जा कौन पहुंचाता है? गोल्जी बॉडी लेकर के वहां पे ऊर्जा लेकर के कौन जाएगा? गोल्जी बॉडी लेकर जाएगा। क्योंकि परिवहन का काम कौन कर रहा है? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी ही जहाँ क्षति कमी रहता है, वो कमी को पूर्ति कौन करता है? गोल्जी बॉडी वहां पहुंचाएगा। कौन? गोल्जी बॉडी पहुंचाएगा ऊर्जा को, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग वैक्यूल्स के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। वैक्यूल्स मतलब हो गया हमारा रसधानी, ठीक है। रसधानी मतलब जल संग्रह। ये क्या काम करता है? जल संग्रह का काम करता है वैक्यूल्स, ठीक है ना। ये क्या करता है? हमारे बॉडी में 65% है जो जल पाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग कहिएगा कि सर 65% है जो जल पाया कहाँ जाता है? पूरा बॉडी में। ऐसे तो हम लोग कहते हैं कि 4 या 5 लीटर ही पानी पीना चाहिए दिन भर में, ठीक है। तो ये पाया कहाँ जाता है? तो देखिए हमारा जो सेल होता है ना, कोशिका के अंदर है जो, इसी वैक्यूल्स में है जो जल संग्रह करने की शक्ति है, जल संग्रह करके रखता है, ठीक है। यही वैक्यूल्स से क्या करता है? जल संग्रह करके रखता है। तो हमारे बॉडी है जो अरबों खरबों कोशिका से मिल करके बनी हुई है, समझे ना। तो अरबों खरबों कोशिका में क्या है? वैक्यूल्स पाया जा रहा है। सभी कोशिका में वैक्यूल्स होगा। और वैक्यूल्स क्या करता है? जल संग्रह करके रखता है। तो हमारे कोशिका पता चल गया कि 65% हमारे बॉडी में पानी कहाँ रहता है? तो इसी वैक्यूल्स में रहता है, कोशिका में रहता है। तो चलिए अब इसके आगे देखते हैं। आगे हमारा है सेंट्रोसोम, यानी कि तारक काय, ठीक है। तारक काय का खोज कौन किया था? बोबरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। इस काम क्या करता है? कोशिका विभाजन का काम करता है, पुनर्निर्माण करता है, ठीक है। सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन कहाँ होता है? लीवर में। और कोशिका विभाजन कहाँ नहीं होता है? तो ब्रेन यानी कि न्यूरॉन में नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए हम लोग देख लिए थे, ये हमारा क्या हो गया? कोशिका झिल्ली हो गया। इसके अंदर हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिए थे, गोल्जी बॉडी पढ़ लिए थे, वैक्यूल्स होता है इसके बारे में पढ़ लिए थे। अब हमारा है सेंट्रोसोम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सेंट्रोसोम क्या करता है? कोशिका विभाजन का काम करता है, ठीक है। तो कोशिका विभाजन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? लीवर में होता है। और सबसे कहाँ कोशिका विभाजन नहीं होता है? एक क्वेश्चन आएगा तो न्यूरॉन बोलेंगे। और सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन कहाँ होता है? एक क्वेश्चन पूछेगा तो लीवर कहेंगे, ठीक है। 7वां देख लेते हैं। 7वां हमारा है अंतःप्रद्रव्य जालिका, यानी कि इसको इंग्लिश कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ER से इसको हम लोग सूचित करते हैं, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। आंतरिक कंकाल है, इसको मतलब कोशिका के आंतरिक कंकाल के रूप में काम करता है, ठीक है। आंतरिक सहायता प्रदान करता है। जैसे देखिए अगर ये नहीं रहता तो इसमें क्या होता है? सारा चीज भरा हुआ है, ठीक है। अगर ये नहीं रहता हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो क्या होता है? ये अंदर से सारा चीज है जो आपस में लड़ जाता है, ठीक है, बचा गया। तो ये आंतरिक कंकाल का काम करता है, आंतरिक सहायता प्रदान करता है। ये देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये 2 भाग में बटा हुआ रहता है, मतलब इस तरह से रहता है,
इस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है। ये दो भाग में बटा हुआ रहता है, ठीक है। एक तरफ है जो ये इसमें राइबोसोम पाया जाता है, एक तरफ है राइबोसोम पाया जाता है और एक तरफ ऐसे रहता है। इस वाले सरफेस को जो इसमें जिसमें राइबोसोम पाया जाता है इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। रफ ER रेटिकुलम यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसको इस पार्ट को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, स्मूथ ER कहते हैं, ठीक है। तो ये जो स्मूथ वाले पार्ट है इसमें हमको वसा का यानी कि लिपिड्स का निर्माण होता है, वसा का निर्माण होता है। और इसमें हमारा रफ वाले में प्रोटीन का निर्माण होता है, यानी कि प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? राइबोसोम करता है, ठीक है। तो दो पार्ट में बटा हुआ रहता है, स्मूथ और रफ। रफ वाले में किस चीज का निर्माण होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। स्मूथ वाले में वसा का निर्माण होता है, ठीक है। तो अगर पूछेगा कि प्रोटीन का निर्माण कौन करता है तो इसमें रफ वाले में क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। तो प्रोटीन का निर्माण पूछेगा तो राइबोसोम हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे राइबोसोम के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो देखिए राइबोसोम क्या है, ठीक है। तो देखिए ये प्रोटीन का निर्माण करता है। कौन? राइबोसोम। ये प्रोटीन का निर्माण करता है। बॉडी में प्रोटीन को फैक्ट्री किसको कहते हैं? राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। देखिए ये दो भागों में बटा हुआ रहता है। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पर दो भागों में बटा हुआ रहता है। एक 70S का रहता है, एक 80S का रहता है। 70S वाला जो रहता है वो छोटा होता है, 80S वाला बड़ा होता है। छोटा जो होता है उसको प्रोकैरियोटिक कहते हैं और बड़ा जो होता है उसको यूकैरियोटिक कहते हैं। तो जैसे समझ सकते हैं इसको कि यानी कि 70S का जो रहता है जो जिसे माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, वो जिसको हम नंगी यानी कि खुली आंखों से देख सकते हैं वो 80S का होता है। और जिसको माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं वो 70S का होता है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका को हम लोग है जो माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं और इसके नंगी आंखों से किसको देख सकते हैं? यूकैरियोटिक यानी कि 80S वाला को जो बड़ा होता है, ठीक है। तो चलिए और आगे देखते हैं, इसके देखते हैं। देखिए आगे हमारा क्या है? आगे है केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस, ठीक है। तो हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया देख लिए, गोल्गी बॉडी देख लिए, वैक्यूल्स देख लिए, सेंट्रोसोम देख लिए और ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख लिया। अब हमारा है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक हमारा है, ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। इसका खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने किया था, ठीक है। इसको कोशिका का ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है। ब्रेन ऑफ सेल यानी कि सारा और इसे कंट्रोलर भी कहा जाता है। क्या करता है? सारा चीज को देख रेख करता है और कंट्रोल करता है। कौन? केंद्रक न्यूक्लियस, ठीक है। इसमें क्रोमोसोम और DNA आरएन का भी फॉर्मेशन होता है। हालांकि इसका चैप्टर अलग है, इसके बारे में हम आपको अलग एक नए वीडियो में बताएंगे, ठीक है। अभी इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं। देखिए ये केंद्रक है जो प्रोटीन का 80% प्रोटीन का निर्माण करता है और 10% DNA का निर्माण करता है, ठीक है। और 10% में है जो अन्य तत्व इसमें मौजूद रहते हैं। तो हम लोग देख लिए न्यूक्लियस के बारे में। अब हमारा 10वां है लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम भी कहाँ रहता है? कोशिका में ही पाया जाता है। लाइसोसोम का खोज है जो डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने किया था, ठीक है। डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसका क्या होता है? काम होता है कि देखिए इसमें जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है, यानी कि हाइड्रोलाइटिक है जो एंजाइम पाया जाता है लाइसोसोम में। एक काम क्या करता है, अगर कहीं के कोशिका में कहीं के कोई सेल अगर मर जाता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं कर रहा है, तो लाइसोसोम उसको बोलेगा कि अरे लाइसोसोम उसको बोलेगा कि तुम काम काहे नहीं कर रहा है, काम करो। ये बोलेगा कि हमको काम करने का मन नहीं कर रहा है। तो ये इतना खतरनाक होता है कि ये अगर इसके ऊपर छिड़क देता है ना तो ये क्या होंगे? जल जाएंगे, यानी कि ये जला देता है। तो ये जला करके इसको खत्म कर देगा। तो कोशिका का पाचन एंजाइम ही किसको कहते हैं? लाइसोसोम को हम लोग कहते हैं, ठीक है। कोशिका का पाचन एंजाइम किसको कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं, ठीक है। तो काम नहीं कर रहा है तो क्या करेगा? इसको जला देगा। ये कभी और इसको सुसाइड बैग भी हम लोग कहते हैं, आत्महत्या का थैली भी कहते हैं। किसको? सुसाइड लाइसोसोम को। कभी कभी क्या होता है कि कोई काम नहीं कोई कर रहा है, लाइसोसोम बोलेगा अरे काम काहे नहीं कर रहा है, तो बोलेगा कि हम मन नहीं है, ये भी नहीं काम कर रहा है। गोल्गी बॉडी ये भी कहेगा हम नहीं काम करेंगे। वैक्यूल, सेंट्रोसोम, ER न्यूक्लियस कोई बोलेगा, सब बोलेगा कि हम कोई काम नहीं करेंगे। तो ये क्या करेगा? अपने आप को क्या कर लेता है? फाड़ लेता है। अपने आप को जब ये फाड़ लेगा तो सारा का सारा जो भी सेल है, जिस सेल में मतलब फटेगा उस सेल पूरा क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो मर जाएगा तो इसको आत्महत्या की थैली भी किसको कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। ये जरूरी भी है रहना लाइसोसोम। कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे देखिए
लॉकडाउन वगैरह में क्या हो रहा था कि पुलिस वगैरह मार रही थी उस टाइम, या थी कभी आप टीचर से पिटाए होंगे तो टीचर क्या करे, आपको मार दिया। तो जब आपको अगर जैसे हाथ पे मारा तो इतना दूर में आपको क्या हो जाता है, कभी कभी काला हो जाता था, उंगली चाहे दरवाजा से कुचा उचा गया, या कभी कभी चोट लग जाता था, टीचर वगैरह मार दी तो इतना दूर में आपको काला हो गया। ठीक है, तो काला होता था तो क्या होता था, सारा वहाँ के लाइसोसोम वगैरह मतलब जितना भी गोल्जी बॉडी वैक्यूल्स यार सारा जो भी है सब क्या हो गया, वहाँ के मर गया, तो वहाँ पे काला हो जाता था। आप डॉक्टर के पास जाते होंगे तो वो बोलता होगा कि आप जाइए उसको गर्म पानी से क्या करिए, उसको सेकिए। तो आप गर्म पानी से उसको सेकते हैं तो क्या होता है कि अगल बगल के जितने भी कोशिका रहते हैं ना, वो हुलकते हैं कि अरे कांची हो गलू रे, काहे ला सेक रहा है इसको। तो देखते हैं तो देखा कि पूरा मतलब यहाँ की सारा है जो कोशिका मरी हुई है। तो क्या करता है, अपने अपना लाइसोसोम थोड़ा थोड़ा क्या करता है, छिड़क देता है। तो आप देखते हो कि एक आध सप्ताह के बाद धीरे धीरे कालापन है जो हटने लगा। तो क्या करता है, आप अगल बगल की कोशिकाएं हैं जो लाइसोसोम क्या करते हैं, छिड़क देते हैं और उसको साफ कर देते हैं। अपने यहाँ देख लेते हैं कि सारा चीज ठीक है ना, उसके बाद वो छिड़क देते हैं अपना अपना लाइसोसोम थोड़ा थोड़ा। तो क्या होता है, एक आध सप्ताह में वो दाग खत्म हो जाता है। तो इसको ये रहना भी जरूरी है क्योंकि ये क्लीन कर देता है अथी को, जो हमारा अथी मर जाता है, सेल वगैरह मर जाता है, उसको क्या करता है, क्लीन कर देता है। ठीक है, देखिए आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। तो आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आरबीसी तो एक का जीवन काल 120 दिन का होता है। ठीक है, 120 दिन में आरबीसी मर जाते हैं। तो इसको साफ कौन करता है, तो देखिए इसीलिए स्प्लीन है जो स्प्लीन में जाता है। ठीक है ना, आरबीसी मर जाता है तो कहाँ चला जाता है, पलीहा यानी कि स्प्लीन में जाता है, चला जाता है, वहीं ये क्या होता है, साफ हो जाता है। तो आरबीसी को हम लोग स्प्लीन, आरबीसी का कब्र किसको कहते हैं, आरबीसी का कब्र कहा जाता है, आरबीसी का कब्र स्प्लीन को कहा जाता है। याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन कंपटीशन में पूछता है कि आरबीसी का कब्र किसको कहते हैं, तो आरबीसी का कब्र स्प्लीन को कहते हैं। ठीक है ना, तो लाइसोसोम को रहना भी बहुत जरूरी है। अगर ब्लड में लाइसोसोम पाया जाता तो कभी कभी कोई आरबीसी काम नहीं किया तो वो लाइसोसोम अपने आप को फाड़ लेता, तो लाइसोसोम फाड़ लेता तो पूरा हमारा ब्लड क्लॉट कर जाता है और आदमी का डेथ हो जाएगा। इसलिए ब्लड में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, स्प्लीन में है जो इसका मरी हुई कोश आरबीसी है जो स्प्लीन में जाकर के खत्म हो जाता है। ठीक है, तो समझ गए कि लाइसोसोम का काम क्या था। तो लाइसोसोम में माइटोकॉन्ड्रिया का काम था एटीपी यानी कि ऊर्जा का निर्माण करना, गोल्जी बॉडी का काम था परिवहन का, वैक्यूल्स का काम था हमारा जल संग्रह का था, सेंट्रोसोम यानी कि तारक काय का काम हम लोग देख लिए थे क्या था, ईआर का काम था राइबोसोम का प्रोटीन का निर्माण करना, न्यूक्लियस का काम था सारा चीज को कंट्रोल करना, ब्रेन है ये सब समझता है। लाइसोसोम का क्या काम था, ये जल अपघटक एंजाइम को क्या करता है, छिड़कता है और सबको साफ कर देता है। सारा चीज काम जो नहीं करता है उसको क्या करता है, साफ कर देता है और वहाँ पे फिर नया अपना करके बनता है। चलिए अब इसके बाद हम देख लेते हैं, अगला देख लेते हैं जीव द्रव के बारे में देखेंगे, प्रोटोप्लाज्म के बारे में। हमारा था जीव द्रव यानी कि प्रोटोप्लाज्म, इसमें 80% है जो जल पाया जाता है। जीव द्रव क्या है इसके बारे में समझते हैं। ये दो पार्ट में बांटा हुआ रहता है, एक को कहते हैं कोशिका द्रव और एक को कहते हैं केंद्रिका द्रव। कोशिका द्रव मतलब कोशिका का नाम क्या था, साइटो, द्रव मतलब प्लाज्म यानी कि साइटोप्लाज्म, और केंद्रिका यानी कि न्यूक्लियस केंद्रक, और प्लाज्म मतलब न्यूक्लियो प्लाज्म। तो देखते हैं कोशिका द्रव, जो कोशिका में द्रव पाया जाता है उसको कोशिका द्रव कहते हैं, जो केंद्रक में द्रव पाया जाता है उसको केंद्रिका द्रव कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्या होता है, ये कहाँ पे रहता है, देखिए एसीएल के अंदर हमारा ये द्रव पाया जाता है, एक द्रव बीच बीच में सगरो है जो द्रव पाया जाता है जिसको कहते हैं हम लोग कोशिका द्रव। ये किस लिए पाया जाता है इसके बारे में देखिए, भगवान है जो हमारे अंदर बॉडी में बनाए हैं ना, वो सब चीज सोच समझ करके बनाए हैं। ठीक है, ये द्रव इसलिए दिए हैं ताकि कोई आपस में कोशिका है जो कोई माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी चाहे वैक्यूल्स आपस में लड़े नहीं, आपस में टकराए नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल में हम समझते हैं कि एक बाल्टी में, समझ लीजिए आप एक बाल्टी में है जो लोटा थरिया गिलास लेकर के जा रहे हैं, तो आप दौड़िएगा तो क्या होगा, वो सारा आपस में टकराएगा तो ठन 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 क्या करेगा, आवाज करेगा। तो अगर आप उसी में शहद यानी कि मध उसमें भर देते हैं, उसके बाद आप उसको दौड़ते हैं तो क्या होगा, वो आपस में टकराएंगे नहीं और आवाज नहीं करेंगे। उसी तरह का तरीका से इसको बनाया गया है। अगर हम है जो माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह ये सब है क्या है, अगर आप चलिएगा तो ये आपस में टकरा जाएंगे तो क्या कहेगा, वैक्यूल्स कहेगा कि तू इधर कहाँ आ रहा है, न्यूक्लियस कहेगा गोल्जी बॉडी तू इधर कहाँ आ रहा है, आपस में टकरा जाएंगे और सारा मर जाएंगे।
इसीलिए भगवान क्या किए, इसमें एक द्रव्य भर दिए हैं बीच में, जिससे कि ये आपस में टकराए नहीं। और कोशिका में तो द्रव्य भरा हुआ है, ये है जिसको क्या कहते हैं हम लोग, कोशिका द्रव्य कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियस जो हमारा पाया जाता है, ब्रेन जिसको कोशिका का ब्रेन कहते हैं, न्यूक्लियस में भी है जो द्रव्य पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको न्यूक्लियो द्रव कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियो प्लाज्म कहते हैं। तो न्यूक्लियस में भी द्रव्य पाया जाता है और कोशिका में भी द्रव्य पाया जाता है हमारा। ठीक है, तो हम लोग देख लिए जीव द्रव्य के बारे में, इसका काम क्या होता है। देखिए, अगर 80% इसमें जल पाया जाता है बाबू, समझ गए ना, 80% जल पाया जाता है। अगर 1% जल की अगर आपको कमी होती है तो आपको प्यास लगेगा। अगर 10% जल की कमी हो जाएगी ना तो आप मर जाइएगा, इंसान क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, तो कोशिका चैप्टर बहुत लंबा है, तो अभी आपको हम कोशिका के बारे में इतना आपको बता दिए हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के समझ सकते हैं अच्छे से। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट में हमको बताइएगा, पीडीएफ भी इसका है जो हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। और नेक्स्ट चैप्टर में आपको हम जंतु कोशिका, पादप कोशिका, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक में अंतर समझाएं, क्योंकि एक वीडियो बनाएंगे तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, डीप हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये सारे इसके और डीप में जाएंगे, जंतु कोशिका, पादप कोशिका, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक में है जो अंतर बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, और बाकी हमारे चैनल में बने रहिएगा, मनीष एम कुमार फिजियो वाला में, और आपको नेक्स्ट वीडियो में हम और अच्छे कंटेंट के साथ आएंगे। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।